तो इस न्यूमेरिकल में सॉलिड वेज 10 न्यूटन इन एयर एंड डिक्रीजेज वेट डिक्रीजेज बाय 2 न्यूटन, तो W2 कितना आ गया 8 न्यूटन। और क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। मेरे को अभी अभी एक टॉपिक समझ में आया कि अगर W1 W2 गिवन हो और क्वेश्चन डेंसिटी पे पूछ ले तो एक ही फॉर्मूला है, क्या, W1 अपॉन W1 माइनस W2 इज रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी मैंने क्या कराई थी, रिलेटिव डेंसिटी यहां लिख लो, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। ऐसे ही है, लगाए फॉर्मूला, बोलो W1 आपको कितना गिवन है, W1 आपको क्वेश्चन में 10 गिवन है, W1 10 गिवन है, W2 8 गिवन है। तो आप जरा यहां से रिलेटिव डेंसिटी निकाल लें, सॉल्व करके क्या आ रही है 5। ये फॉर्मूला लिख लें, ऐसे लिख लें जो लिखा है, थोड़ा ये लिख लें, W1 अपॉन W1 माइनस W2 में W1 कितना है 10, W2 कितना है 8। तो बॉडी की क्या आ गई, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी से बॉडी की डेंसिटी कैसे निकलेगी, पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। अगर बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 5 है, पानी की SI में डेंसिटी कितनी है 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 5000 इसकी डेंसिटी आ गई, देखो सेम आंसर आ गया। ये ज़्यादा अच्छा बढ़िया शॉर्टकट है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी सब तो ठीक है। या तो बोल देता यूज फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, अब आपकी इच्छा है। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जब तुम्हें दो वेट्स गिवन हो W1 एंड W2 और तुम्हें बॉडी की डेंसिटी गिवन हो या रिलेटिव डेंसिटी गिवन हो या डेंसिटी निकालनी हो, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी का W1 W2 से एक ही फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है। और मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी आपकी, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी निकालनी है तो भी ठीक, बॉडी की डेंसिटी गिवन है और W2 निकालना है तो भी ठीक, बॉडी की डेंसिटी गिवन है W1 निकालना है W2 दे दिया तो भी ठीक। तो बेसिकली तो ये बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया रिलेटिव डेंसिटी का, W1 अपॉन W1 माइनस W2, काफ़ी चीज़ें आसान कर देगा, आप ध्यान से लगाए। नहीं याद मेरी तरह तो कोई बात नहीं, वो तो है ही, वो मेथड तो है ही जो हमने किया था, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो तो बिना फॉर्मूले के भी काम करता है। ठीक है, लगा के देख लो नेक्स्ट में, ये लो नेक्स्ट में लगा लो, चेक करो। अ कॉपर क्यूब ऑफ मास गिवन, कॉपर क्यूब का मास गिवन है 0.50 kg इज वेट इन वाटर। असली जो वेट है 0.50 kg है, उसको किस में तोलना है, पानी में तोलना चाहता हूं। द मास कम्स आउट टू बी 0.40 kg। वैसे मास नहीं चेंज होता, इसका करस्पॉन्डिंग वेट चेंज होता है, मास तो सेम ही रहता है। तो 0.50 g की जगह 0.40 g वेट हो गया, तो देयर इज लॉस ऑफ वेट। W1 पता, W2 पता लग गया। अब वो कह रहे हैं ये बताओ कि जिसको आपने ये तोला है क्यूब, ये हॉलो है या ये सॉलिड है। अब ये क्या मतलब, तोल के मास से ही बता दूंगा कि खाली है कि भरा हुआ है। आपको एक और हिंट गिवन है, ये क्यूब किसका बना है, कॉपर का, तो कॉपर की डेंसिटी पता है और पानी की डेंसिटी भी पता है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले काम करते हैं, मुझे कुछ ना समझ में आया क्या करना है, कैसे पता करूं खाली है भरा हुआ है, और साथ में क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है इसमें बस यही बताना है मेरे ख्याल से। डेंसिटी ऑफ क्यूब बतानी है तो बात अलग है, यही बताना है हॉलो है कि सॉलिड है। मेरे को एक चीज़ आती है कि लॉस इन वेट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। इसमें लिक्विड वाटर है, ऑयल नहीं है, तो वाटर लिखा है। हवा में वेट कितना है 0.50 g, वाटर में वेट कितना है 0.40 g। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक ही बात है, बॉडी का और लिक्विड का वॉल्यूम तो सेम ही है V। क्योंकि वेट वाटर का है तो डेंसिटी किसकी, वाटर की SI में 1000 इंटू जी। तो यहां से मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके मैंने V निकाल लिया, तो क्यूब का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ये स्टेप क्लियर है, ये वॉल्यूम आ गया। अब मैंने उस क्यूब की डेंसिटी निकाल ली। क्यूब किसका बना हुआ है,
कॉपर का। तो कोई कहता है सर निकालने की जरूरत क्या है, डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन तो है, फिर क्यों निकाल रहे हो? मैं अपने तरीके से निकाल रहा हूं। प्योर कॉपर की डेंसिटी बिल्कुल ठीक है, यही है। और अगर मैं अपने तरीके से मास ऑफ क्यूब जो कि 0.50 kg गिवन है हवा में, इसका वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो मेरी डेंसिटी कितनी आ रही है? नहीं, 5 × 10⁻3। जबकि मेरे को क्या गिवन है? प्योर कॉपर की डेंसिटी कितनी है? 8.96। लेकिन मेरी कितनी आई? 5। मेरी ज्यादा आई कि कम आई? कम आई। क्यों? क्योंकि मेरे को जो क्यूब बेच रहे हैं ना कह के कि तांबा है, प्योर तांबा है, प्योर तांबा नहीं है, गड़बड़ कर रखी है, अंदर से हॉलो है। मेरे को बाहर से तो वो प्योर लग रहा है, अंदर से हवा भर रखी है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एयर। जिस वजह से प्योर कॉपर की डेंसिटी आनी चाहिए थी 8 पॉइंट समथिंग, आई कितनी? 5। इसका मतलब अंदर से हॉलो है। अगर ये आंसर भी 8 पॉइंट समथिंग आ जाता प्योर कॉपर, इसका मतलब प्योर कॉपर है, अंदर से भरा हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सोने की टेस्टिंग करते हैं, गोल्ड टेस्टिंग मशीन आती हैं, क्या चेक करता है? प्योरिटी। ये डेंसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, उसमें है क्या? क्या चेक करता है? अंदर खाली तो नहीं। आपने मान लो एक गोल्ड का नेकलेस बना लिया, कोई कुछ चीज बनवा ली, कह के बेचा गया कि प्योर गोल्ड है, अंदर तक गोल्ड है, बजा के देख लो। क्या आम बंदा बजा के देखेगा? तो अंदर खाली है कि नहीं, इतना सा पोर्शन भी खाली होगा, गड़बड़ होगी, हमें क्या पता खाली है कि नहीं? अंदर थोड़ा वॉल्यूम के अंदर झांक के देख रहे हो। तो फिर क्या करते हैं? डेंसिटी चेक करते हैं उसकी। अगर तो प्योर गोल्ड के साथ मैच कर गई, इसी तरीके से उसको हवा में और उसको पानी में तोल के देख लो। तो हवा में पानी में तोल के देखोगे, आपके पास क्या आएगी? अगर डेंसिटी प्योर गोल्ड के साथ मैच कर गई तो अंदर पूरा प्योर गोल्ड है, और अगर नहीं की तो ठीक है, फिर मत लेना। तब ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे तो फिर एक कॉपी पेंसिल लेके ऐसे जाना है, और जब वो तोलेगा और आपने शुरू कर देना है, ये मेरी गारंटी है, वो कहेगा ऐसा है, अब मेरा सामान नहीं बेचना, तुम जाओ। ठीक? कौन इतने चिक चिक सहेगा यार, कॉपी पेंसिल लेके बैठ गए, बताओ। ठीक है, बट मशीन जो है वो यही काम करती है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मशीन बनी हुई है टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग मशीन डेंसिटी से बता देंगी कि प्योर गोल्ड है कि नहीं। क्योंकि अगर आप मिक्सचर करोगे तो डेंसिटी पक्का घटेगी ही घटेगी। हल्का कॉपर डाल दिया बीच में, मान लो मिक्स कर दिया, तो ओवरऑल डेंसिटी विल डिक्रीज, जिस वजह से आपको पता लगेगा कि प्योर गोल्ड है कि नहीं। बट पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? नेक्स्ट है, ये लो, ये करके देख लो। floats in water with 3/4 of its volume below the surface of the water। एक सॉलिड तैर रहा है, तो तैर रहा है, देखो इसको पूरी तरह नहीं डुबोना। वो कह रहा है 3/4 ऑफ द वॉल्यूम कहां पर है? लिक्विड के नीचे है, तो ऊपर कितना है? V/4। अब आपको क्या करना है इसमें? कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो आप एक काम इसमें मत लगाना W1/W1 - W2, फायदा नहीं है उसमें लगाने को, प्रॉब्लम नहीं है, गलत फॉर्मूला नहीं है, सही है। पर मैंने आपको आर्किमिडीज सिखाया था, अगर कुछ पोर्शन बाहर है तो क्या होगा? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकाल ले। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 3/4 × V। और किसका वेट निकल रहा है? वाटर का। तो डेंसिटी किसकी है? वाटर की, 1000 × G। तो वेट ऑफ वाटर आ गया। अब क्योंकि चीज तैर रही है तो इसका मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? अपथ्रस्ट। किसे बैलेंस करेगा? होल वेट ऑफ दी बॉडी को, पूरे वेट को अपथ्रस्ट ने बैलेंस किया हुआ है। और अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ वाटर कितना है? 3/4 1000 × G। होल वेट कितना है? होल वेट ऑफ बॉडी में बॉडी का वॉल्यूम, क्योंकि वेट किसका है? बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी? बॉडी की, इंटू G। तो यहां से सॉल्व करके डेंसिटी ऑफ बॉडी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या करना है? जब पूरी तरह डूबेगी तो W1 - W2 अपथ्रस्ट है, और अगर तैरेगी तो होल वेट का मतलब अपथ्रस्ट है, बस ये याद रखना है। और अपथ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है।
क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता, या तो डूबेगी या पूरी तरह पानी में इमर्स्ड है या नहीं है। नहीं है तो ये लगा लो कि होल वेट को अपथ्रस्ट ने बैलेंस किया, और अगर मान लो वो डूब जाएगी तो W1 माइनस W2 लॉस इन वेट हो जाएगा। बट आइडिया क्लियर है कि कौन सी चीज कहां प्लेस करनी है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक, ठीक है, इसमें लगा के देखना, लगाओ जरा। पीस ऑफ वुड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.25। सबसे पहला काम, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी से डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आएगी? डेंसिटी ऑफ वुड आ गई। पहला पॉइंट क्लियर है, रिलेटिव डेंसिटी से बॉडी की डेंसिटी आ गई। फिर कह रहे कि इसके अंदर ये वुड है, वो एक ऑयल के अंदर तैर रहा है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी ऑयल की 0.81 है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑयल की क्या होगी? डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अगेन। तो ऑयल की डेंसिटी क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गई। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गई, डेंसिटी ऑफ वुड आ गई। मुझे सिर्फ ये बताओ, दोनों की डेंसिटीज देखते हुए कोई वैसे पूछ लूं वुड तैरेगी या नहीं तैरेगी इस ऑयल में? पानी में तो तैरती है, इसमें तैरेगी नहीं तैरेगी? कैसे पता लगा? क्योंकि वुड की डेंसिटी कम है, वुड की डेंसिटी कम है और ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑयल अपथ्रस्ट ज़्यादा लगाएगा। अपथ्रस्ट में कोई डेंसिटी ऑफ ऑयल यूज करेंगे तो वो ऊपर आके तैरेगी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वुड? लक्कड़ का कितना फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ द ऑयल फ्लोट कर रहा है? तो अबव द सरफेस मान लो कितना फ्लोट कर रहा है? V डैश। टोटल वॉल्यूम अगर V है तो ऊपर कितना है? V डैश। तो ऑयल के अंदर कितना है? V माइनस V डैश। हमने क्या निकालना है? कितना फ्रैक्शन ऊपर तैर रहा है? ऊपर कितना तैर रहा है? V डैश। और फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? V डैश को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन आ गई। तो फ्रैक्शन कैसे करेंगे? V डैश। उससे बोला कितना फ्रैक्शन हवा में है, हवा में वॉल्यूम कितना है? V डैश। और टोटल वॉल्यूम से क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये निकालना है। मेरे को तो एक चीज आती है, जब कोई बॉडी तैरती है तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड यानी कि अपथ्रस्ट इज होल वेट ऑफ द वुड। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड कितना है? V माइनस V डैश, क्योंकि जितना पोर्शन लक्कड़ का ऑयल में है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, V माइनस V डैश। क्योंकि वेट किसका निकल रहा है? ऑयल का, तो डेंसिटी किसकी? ऑयल की, इनटू G। और यहां पर होल वेट ऑफ द वुड में होल वॉल्यूम कितना है? V। और किसका वेट निकल रहा है? वुड का, तो डेंसिटी किसकी? वुड की, इनटू G। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? किसको किसके साथ इक्वेट करना है और अल्टीमेटली वैल्यूज कैसे पुट करनी है? तो आपको इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ ऑयल पता है, डेंसिटी ऑफ वुड पता है, और आपको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ जाएगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके V बाई V 1 हो जाएगा, और यहां से सॉल्व करके V डैश माइनस V की वैल्यू आ जाएगी 0.69। तो 69% ऑफ द वुड ऑयल के ऊपर तैर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? देखो ये कैलकुलेशंस अपने आप हो जाएंगी, मेन बात है कि किसको किसके साथ इक्वेट करना है। ये दो स्टेप मेन होते हैं इसमें, कि वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू G। होल वेट में होल वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वुड इनटू G। तो यहां से अपने आप वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा। बट लगेगा कैसे? आर्किमिडीज समझ में आता है? ये क्या ट्रिक है आर्किमिडीज लगाने का? बुक्स के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है एक, बुक्स का सॉल्यूशन ना ये नहीं लिखता पहली लाइन, वो सिर्फ ये लिखता है। अब स्टूडेंट देखो ना, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो सॉल्यूशन पढ़ रहा है, वो कह रहा है V, अच्छा ये डेंसिटी किसकी है? 0.25, 0.81, ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मेन स्टेप ये है कि किसको किसके साथ इक्वेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यही नहीं पता लग रहा कौन किसके साथ हो रहा है तो अगला स्टेप कैसे आएगा? तो ये इसलिए कह रहा हूँ, ये दो स्टेप सबसे मेन है इसमें। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? किसमें?
वेट किसका निकालना है, ऑयल में या वुड में? वुड में। वुड का कितना वेट निकालना है, होल वेट। होल वेट में वॉल्यूम कितना है होल वेट वुड का, वी, तो वी वॉल्यूम ऑफ वुड है टोटल। और क्योंकि वेट किसका है वुड का, तो डेंसिटी किसकी है, वुड की, इनटू जी। तो वुड है तो सारे डायमेंशन वुड के हैं, अगर वो ऑयल है तो सारे डायमेंशन उसमें ऑयल के हैं, वॉल्यूम भी ऑयल का, डेंसिटी भी ऑयल की। वुड है तो वॉल्यूम भी वुड का, डेंसिटी भी वुड की। तभी कह रहा हूँ ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर वुड है तो फिर टोटल होल वेट ऑफ द वुड में होल वॉल्यूम आएगा ना, तो वुड का होल वॉल्यूम हमने वी माना था, और इतना पोर्शन वुड का नीचे था ऑयल में, तो जितना ऑयल में पोर्शन था उतना ही ऑयल भी डिस्प्लेस होगा, तो इसलिए ऑयल का वॉल्यूम भी वी माइनस वी डैश होगा। नेक्स्ट, है कि बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 एंड ब्रेड्थ 2, तो फ्लोर जो है ना वो बोट का 3/2 का है, इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक, लेक पे फ्लोट कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है, दी बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर, नीचे नीचे चलेगी पानी में बोट, वो 1 सेंटीमीटर, कब, जब एक मैन उसके ऊपर चढ़ गया, तो भार है मैन का नीचे तब गई, तैर अभी भी रही है। मास ऑफ मैन क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा ध्यान से मेरी इन लाइंस को ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आएगा। मान लो अभी मैन बोट पे ऊपर नहीं चढ़ा, मान लो बोट अभी खाली है और वो तैर रही है, बोट खाली है और तैर रही है, बोट का वेट 10 न्यूटन है, तैर रही है 10 न्यूटन वेट है, तो इसका मतलब अपथ्रस्ट भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, तभी तैर रही है, क्योंकि वेट, तैरने का मतलब हवा में उसका कुछ पोर्शन है, कुछ डूबा हुआ है, तो टोटल वेट 10 न्यूटन है, अपथ्रस्ट भी कितना है, 10 न्यूटन है, कोई डाउट है इसमें? तो इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये बोट है और ये तैर रही है, इसका अपना वेट 10 न्यूटन है बिना मैन के, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू भी कितनी है, 10 न्यूटन है, बात खत्म। ज्यादा वेट, वो बोट के अगर बहुत ऊपर होगा तो अपथ्रस्ट ग्रेटर कैसे होगा ना, इक्वल टू होगा, हम तो सारी क्वेश्चन आर्किमिडीज की इक्वल टू में लगा रहे हैं ना। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे देखो, अब ध्यान से देखना, अब इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। पहले स्टेप क्लियर है कि बोट का वेट कितना है, 10, अपथ्रस्ट भी कितना लग रहा है, 10, बात बराबर हो गई। अब सोचो 1 मिनट के लिए कि इसके ऊपर ये थोड़ी दब गई बाय 1 सेंटीमीटर, क्यों, इसके ऊपर मैन खड़ा हो गया, ठीक है, मैन खड़ा होने से अब टोटल वेट बोट का और मैन का हो गया 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, राइट, बढ़ेगा ना, क्योंकि क्यों बढ़ा, क्योंकि मैन इसके ऊपर खड़ा हो गया। तो अब ये तैर रहा है अभी भी,
ये अभी भी तैर रहा है तो अप थ्रस्ट भी एग्जैक्टली कितना लगेगा, नया 12 न्यूटन। 10 को 10 बैलेंस करेगा, 12 को 12 करेगा। कोई डाउट है इसमें? डूबा नहीं, नीचे थोड़ी बोट चली गई। अब मैन खड़ेगा तो बोट तो नीचे हल्की सी जाएगी ना नीचे, क्योंकि मैन और बोट का वेट बढ़ गया तो अब थ्रस्ट भी बढ़ गया, पर नीचे तो फिर भी जाएगा ना। अब तुम भार लगाते हो फिर तो बोट तो नीचे जाती रहेगी। 10 लोग खड़े जाओगे तो हल्की नीचे जाएगी। पानी डिस्प्लेस तो ज़्यादा करेगी, वॉल्यूम बढ़ गया, भार बढ़ गया ना। ऐसे तो यार तुम सिंक नहीं करोगे तो हल्का नीचे, फिर तो तुम यार क्विंटलों का बोझ ले जाओगे एक छोटी सी बोट पे कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू हम डूबेगा ही नहीं, क्योंकि सिंक तो करेगी नीचे, हल्का थोड़ी थोड़ी करके तो डूबेगी। तुम 100 लोग बिठा लोगे तो यार वो तो बिल्कुल पानी की सरफेस पे आ जाएगी, और 101 में बिठाओगे तो डूबी जाएगी, नीचे जाएगी, पानी डिस्प्लेस करती जाएगी, पानी ऊपर जाएगा। अब पॉइंट ये है कि मैन का वेट कितना है। इस एग्जांपल में मैन का वेट कितना है, तो पहले वेट ऑफ बोट कितना था, 10, और अब कितना है, 12। तो 2 क्यों बढ़ा वेट, क्योंकि मैन का मास कितना है, मैन का वेट कितना है, 2। समझ रहे हो? सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन सपोज करो मैं तुम्हें ये नहीं देता, ये नहीं देता, हटा लिया, बस तुम्हें ये बताता हूं कि इसका अप थ्रस्ट कितना था, 10, और अब अप थ्रस्ट कितना है, 12। तो बोलो मैन का वेट कितना है, 2 न्यूटन। नहीं, अभी डिफरेंस ही होगा ना, 12 में से 10 गया, अभी भी 2 न्यूटन। 12 का मतलब तो नेट वेट है ना बोट का मिला के। तो मैन का ये इसलिए 2 बढ़ा क्योंकि मैन चढ़ गया ना, तो मैन का वेट कितना हुआ, 2 न्यूटन। यानी कि अगर मैं अप थ्रस्ट का डिफरेंस ले लूं या बोट और मैन का डिफरेंस बोट से ले लूं, बात तो एक ही है। वेट में से वेट माइनस कर दूं या पुराने अप थ्रस्ट और नए अप थ्रस्ट को माइनस कर दूं, क्योंकि अप थ्रस्ट का मतलब ही होल वेट ऑफ दी बॉडी तो है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अब अप थ्रस्ट कितने हैं, 12, पहले अप थ्रस्ट कितने हैं, 10। तो चेंज ऑफ अप थ्रस्ट कितने हैं, 2, और वही वेट ऑफ किसका है, मैन। सही? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि चेंज ऑफ अप थ्रस्ट, सिंपल लाइन में, चेंज इन अप थ्रस्ट इज वेट ऑफ मैन। इस केस में क्या बोलेंगे, वेट ऑफ मैन क्या चेंज ऑफ अप थ्रस्ट? सही? या फिर चेंज ऑफ अप थ्रस्ट या फिर एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट बोल दूं। एक्स्ट्रा का मतलब है कि पहले अप थ्रस्ट कितना था, 12, अब कितना है, 10, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2। वो एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि मैन इसके ऊपर बोट के ऊपर आ गया था। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट है वही वेट ऑफ मैन है, और एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट की जगह ऐसा लिख दूं, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स्ट्रा का मतलब 1 सेंटीमीटर जो नीचे आया था उसने जो पानी डिस्प्लेस किया वही एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट है। क्योंकि अप थ्रस्ट तो पहले भी 10 लग रहा था, लेकिन अब 12 लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि बोट नीचे गई और उसने एक्स्ट्रा पानी को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या मैं ये स्टेप लिख सकता हूं कि वेट ऑफ मैन क्या है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय मैन। जब उसके अंदर पैर रखता है तो 1 सेंटीमीटर बोट नीचे जाती है, तो वो जो पानी डिस्प्लेस करता है वो एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट है। अगर वो पैर ना रखता तो ये वेट एक्स्ट्रा डिस्प्लेस ना होता, कोई पानी डिस्प्लेस ना होता, वो तो बोट ऊपर ही तैर रही थी। अब 1 सेंटीमीटर नीचे आई तो 1 सेंटीमीटर नीचे ने 1 सेंटीमीटर वाले पोर्शन ने पानी को डिस्प्लेस किया होगा, और वो इसलिए डिस्प्लेस हुआ पानी क्योंकि मैंने पैर रखा। तो वो जो वेट आएगा 1 सेंटीमीटर के अंदर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस या अप थ्रस्ट, तो एक ही बात है, वो एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट है जो मैन की वजह से वहां जनरेट हुआ। तो मैं सिंपली एक काम करता हूं, मैं 1 सेंटीमीटर पोर्शन में जो एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट हुआ, क्योंकि अगर ये पैर ना रखता तो 1 सेंटीमीटर बोट नीचे ना जाती थी, पैर रखने पे 1 सेंटीमीटर नीचे गई, तो इतना पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया एक्स्ट्रा, जो पहले नहीं हो रहा था। तो इस केस में क्या करेंगे, वेट ऑफ मैन क्या है, mg, जो मुझे मास निकालना है, और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या है, बोलो। इसका जो बेस एरिया है बोट का कितने, 3/2, और 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.01, तो वॉल्यूम आ गया वाटर डिस्प्लेस्ड का बाय 1 सेंटीमीटर इनटू किसका वेट निकल रहा है, वाटर का। तो डेंसिटी वाटर की क्या होती है, 1000 इनटू जी। निकाल लो आंसर, मैन का मास आ गया 60 kg। मतलब तुम्हारे अगर वेइंग मशीन खराब हो जाए तो तुम सुखना लेक पे चले जाना, बोट वाले को कहना जरा देख लूँ तेरी बोट अभी कितनी नीचे है, जब मैं खड़ा जाऊँगा ना तो तू एक काम करियो, देख लियो कितना नीचे गया, मुझे बोट का डायमेंशन दे दे,
मैं एक्चुअल मास निकाल लूंगा अपना कितना है, बोट वाला कहेगा बाहर, ठीक है, इतने वेले नहीं है, 10 लोग और खड़े हैं, वो अलग बात है, बट आप अपना मास एक्यूरेट निकाल सकते हो अगर आप बिना वेइंग मशीन के देखना चाहते हो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो एक बार बोट को तैरने दो, एक बार बंदा चढ़ जाएगा, फिर देख लो कितना नीचे गया और वहां से आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे क्या लॉजिक है इसमें? पूछो पूछो। ठीक, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है अंदर से, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर की ही सारी गेम है। 1 सेंटीमीटर मैन ने दबाया है, तो मैन ने 1 सेंटीमीटर दबा के एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट जनरेट कर दिया। जो 1 सेंटीमीटर का पानी होगा वो मैन के वेट को बेसिकली बैलेंस कर रहा है, क्योंकि बोट को तो पहले का अपथ्रस्ट भी बैलेंस कर ही रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोट पे नहीं है, क्वेश्चन मैन के वेट पे है, और मैन का वेट 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की वजह से है। मिलता जुलता क्वेश्चन है। That is large round rock of mass 240 kg is placed on the iceberg floating in a sea water. सी वाटर पे आइसबर्ग तैर रहा था, अभी हवा में था थोड़ा सा, किसी ने रॉक रख दी ऊपर 240 kg की, तो आइसबर्ग नीचे चला गया। जस्ट सिंक्स, सिंक का मतलब डूबा नहीं है, जस्ट का मतलब सरफेस के नीचे चला गया बिल्कुल, और तैर रहा है, लेकिन सरफेस के ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं है इसका। तो डायग्राम ऐसा बन गया। क्लियर है यहां तक? अब वो कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग का मास बताओ। टेक द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द आइस इज 0.9 और सी वाटर 1.02। तो आइसबर्ग की रिलेटिव डेंसिटी पता है, तो आइसबर्ग की डेंसिटी निकालने के लिए 1000 वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई तो आइस की डेंसिटी, और सी वाटर की 1.02, तो सी वाटर अपॉन 1000 सी की डेंसिटी। ठीक, क्वेश्चन भी आता है नदी में तैरना मुश्किल है, समुद्र में तैरना आसान है। बता दूं मैं आपको, आप सी में जाते हैं आपको ज़्यादा बेटर फीलिंग आती है, आपको लगता है आप समुद्र हमेशा आपको ऊपर की तरफ अक्सर ज़्यादा लगाता है, डूबने का डर कम है। क्यों? क्योंकि सी की डेंसिटी 1.02, नदी की डेंसिटी 1000 कम है, उससे भी कम है, तो अब थ्रस्ट कम मिलता है नदी में, और सॉल्टी वाटर भी है जिस वजह से डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, अब थ्रस्ट ज़्यादा मिलता है सी में, इस वजह से। चलो, रॉक क्यों तैरती है, आइसबर्ग क्यों तैरते हैं समुद्र में, आइस का कुछ पोर्शन ऊपर, कुछ बहुत पोर्शन नीचे भी होता है, क्यों? क्योंकि सी की डेंसिटी ज़्यादा है, आइसबर्ग की कम है, तो आइसबर्ग को ऊपर धक्का मारता है सी, तो ऊपर तैरता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि क्या इसमें क्या हो रहा है? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे बस ये बताओ, ये पूरा सिस्टम तैर रहा है, डूबा तो नहीं, नीचे समुद्र के उस पे तो सरफेस तो नहीं चला गया, तैर रहा है ना? और अगर तैर रहा है तो क्यों तैर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, रादर यहां करेक्शन करना, वेट ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड, यहां भी करेक्शन है, 1.02 है यहां पे, ऐसे ऐसे। तो रिपीट करता हूं, इसमें वाटर नहीं है, सी वाटर है, तो वेट ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड या अपथ्रस्ट एक ही बात है, मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में क्या है? इसका कितना है? 240, इसका कितना है? मास निकालना है, ये रहा। कोई डाउट इसमें? पहला स्टेप क्लियर है। अब ये बताओ वेट ऑफ सी वाटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सी वाटर, जो भी वॉल्यूम ऑफ सी वाटर है, रिपीट, वेट ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड में क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। क्यों? क्योंकि आइसबर्ग का वॉल्यूम और सी वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एक ही बात है, क्योंकि कौन सा पोर्शन समुद्र में गया? आइसबर्ग का।
तो वॉल्यूम ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस कितना है? सेम जितना आइसबर्ग का है, बाकी 240 तो हवा में ही है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इंटू डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग है, मास ऑफ आइसबर्ग जो निकालना है अपॉन डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग जो कि गिवन है 0.9 इंटू 1000, क्योंकि आपको डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग तो पता है ना। तो रिपीट करता हूं, क्या किया आपने? टोटल होल वेट निकाल लिया, होल वेट में m प्लस 240 इंटू जी। होल वेट को कौन बैलेंस करेगा? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब क्या है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर में कौन है यहां पर? सी वाटर। तो वेट ऑफ सी वाटर इज होल वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ सी वाटर कैसे निकलेगा? वेट ऑफ सी वाटर निकलेगा, या सी वाटर करने जा रहा हूं। वेट ऑफ सी वाटर निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सी वाटर। वॉल्यूम ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है? जितना आइसबर्ग का वॉल्यूम सेम, आइसबर्ग डूबा हुआ है पानी में, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है। इनटू किसका वेट निकल रहा है? सी वाटर का। तो डेंसिटी भी किसकी यूज करेंगे? सी वाटर की। सी वाटर की डेंसिटी 1.02 इंटू 1000 पुट कर दिया। और वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग क्या होगा? किसका वॉल्यूम है? आइसबर्ग का। ये वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग और वॉल्यूम ऑफ सी वाटर बात एक ही है। अब वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग है मास ऑफ आइसबर्ग अपॉन डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग। वॉल्यूम तो सेम है ना आइसबर्ग का और सी वाटर का। तो मैंने वॉल्यूम को मास ऑफ सी वाटर डेंसिटी बाय सी वाटर किया, अपने आप एम की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है सी वाटर और फिर अगेन कभी आइसबर्ग, कभी सी वाटर, कभी आइसबर्ग। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा घर जाके कि किस में क्या वैल्यू पुट करनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा इसका। तो बाकी ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं चाह रहा था कि आप एक बार खुद प्लीज एक बार ट्राई करें, क्योंकि आपका ब्रेन काम करना चाहिए कि इसमें क्या डेंसिटी है। हम नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक बार घर से ट्राई करके आएँ। ये शीट में व्हाट्सएप कर दूंगा ताकि आप अपने सोल्यूशन को चेक कर सकें, पर एक बार खुद ये 4-5 क्वेश्चन बचे हुए खुद करें। ठीक है।